बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कश्मीर डिजिटल के प्लेटफॉर्म से मैं अब्दुल मन्नान सैफुल्लाह हूँ। आप सबको मेरा मोहब्बतों भरा प्यार भरा सलाम कबूल हो। नाज़रीन, आज़ाद कश्मीर की सियासत में बड़ी धुआंधार किस्म की खबरें हैं। आज़ाद कश्मीर हुकूमत के एक वज़ीर हैं जिनके बारे में ख़बरें आ रही हैं, बल्कि मुसद्दिक़ा ख़बरें आ रही हैं, उनके करीबी ज़राए से ख़बरें आ रही हैं कि वो ऑलमोस्ट अपना सामान पैक कर चुके हैं और किसी भी वक्त वो उड़ान भरकर नून लीग में जा सकते हैं। वजह क्या है, कब जा रहे हैं, कौन है वो, इस पे करेंगे बात। दूसरा जो हमारा मौजू है वो ईरान के हवाले से है। हमने देखा 28 दिसंबर को ईरान में महंगाई के ख़िलाफ़ एहतजाज शुरू होता है और देखते ही देखते उसका जो दायरा कार है वो बढ़ जाता है और मुल्क के 100 से ज़ायद शहरों के अंदर फैल जाता है। और फिर इसी इसना में अमेरिका और यूरोपियन ममालिक जो हैं वो एक्टिव हो जाते हैं और जो एहतजाज करने वाले हैं उनके हक़ में बयानात आना शुरू हो जाते हैं और उसके साथ ही ईरान पर हमले की चेमा गोइयां भी शुरू हो जाती हैं और अमरीकी सदर जो हैं वो ईरान पर हमले की सीधी सीधी बात करने लगते हैं। और अब ये सूरत हाल कहाँ तक पहुंची है, इस पे करते हैं बात। और तीसरा और आखिरी हमारा मौजू होगा इडाक मुलाजमीन के हवाले से। हुकूमत आज़ाद कश्मीर ने एक कमेटी तश्कील दे दी है, 5 रुकनी कमेटी है और वो जो इडाक और आर्जी मुलाजमीन हैं उनकी सर्विस को बाकायदा बनाने के हवाले से कुछ तजवीज़ देगी और उसकी रोशनी में जो हुकूमत आज़ाद कश्मीर है वो फैसला करेगी कि जो इडाक और आर्जी मुलाजमीन हैं उनके साथ करना क्या है। लेकिन सवाल यहाँ ये भी उठता है कि एक रियासत के अंदर जो दो निज़ाम किस तरह के हैं। एक तरफ बाज़ लोग पूरी उम्र मेहनत करते हैं, मुकाबले के इम्तिहानों में शामिल होते हैं और वहाँ कामयाबियाँ समेटने के बाद भी उन्हें मुलाजमतें नहीं मिलती, और दूसरी तरफ आपके पास चापलूसी है, सिफारिश है और उसके तहत आप जब हुकूमती जो महकमा जात हैं उसमें आते हैं और फिर वहाँ पर आपको मुस्तकिल भी कर दिया जाता है बगैर किसी इम्तिहान के। दो तरह का निज़ाम क्यों है? लेकिन नाजरीन, आते हैं अपने पहले मौजू की तरफ। आज़ाद कश्मीर का जो खिता है, ये यहाँ की जो सियासत है वो बड़ी अजीब व गरीब किस्म की सियासत है। देखता कुछ है और होता वहाँ पे कुछ है। इसी तरह हम देख रहे हैं आज़ाद कश्मीर हुकूमत के एक वज़ीर हैं चौधरी मोहम्मद रशीद साहब, जो कि पहले तहरीक इंसाफ में जीते, उसके बाद वो फारवर्ड ब्लॉक का हिस्सा बन गए। फारवर्ड ब्लॉक का हिस्सा बनने के बाद जब अनवारुल्लाह की हुकूमत यहाँ से उड़नछू होती है तो फिर हम देखते हैं कि वो पीपल्स पार्टी की जो हुकूमत बनती है उसमें भी वो हमें वजारत का कलमदान संभालते हुए दिखाई देते हैं। चेमा गोइयां शुरू हो गई कि वो पीपल्स पार्टी में शामिल हो चुके हैं, लेकिन हमने देखा ना तो वो इतने ज़्यादा एक्टिव नज़र आए, ना तो वो सोशल मीडिया पर हमें उस तरह से पीपल्स पार्टी के हवाले से एक्टिव दिखाई दिए। ना ही हमने देखा कि वो पीपल्स पार्टी की किसी तकरीब में शरीक हुए, ना ही उन्होंने अपने गले में पीपल्स पार्टी में शमूलियत का जो मुफलर है वो उन्होंने डाला। और अब उनके हवाले से जो खबरें आ रही हैं कि वो किसी भी वक्त नून लीग को प्यारे हो सकते हैं, मामला तय हो चुके हैं। लेकिन चूंकि उनका जो ताल्लुक है वो बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी के ग्रुप से है और सुल्तान महमूद चौधरी साहब की सेहत के हवाले से यकीनन आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे कि वो आजकल काफ़ी अलील हैं और इस्लामाबाद के एक हॉस्पिटल में ज़ेरे इलाज हैं, जहां के वो इंतहाई निगहदाश्त में भी रह चुके हैं। अब ऐसे में जो चौधरी रशीद साहब हैं वो ये नहीं चाहते कि वो कोई इस तरह का फैसला करें, जबकि बैरिस्टर सुल्तान साहब की जो सेहत है वो ठीक नहीं है। और फिर जो उनका पूरा ग्रुप है, जो बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब का पूरा ग्रुप है, वो मौजूदा हुकूमत से नाला है। इस हवाले से हमने कुछ अपने प्रोग्राम भी किए थे और उसमें हमने बताया था कि किस तरह से एक जो रिटायर्ड क्लर्क ने पूरी हुकूमत का जो स्ट्रक्चर है उसको हला कर रख दिया था और वज़रा की आपस में लड़ाइयाँ शुरू हो गई थीं और एक डिप्टी कमिश्नर को एक क्लर्क ने वहाँ से तब्दील करवा दिया। और फिर जो सुल्तान महमूद चौधरी जो इस वक्त सदर रियासत हैं, उनके बेटे और जो वजारत उज़्मा पे बैठे हुए वज़ीर आज़म साहब हैं, उनके दरमियान जो बदएतमादियों का जो सिलसिला है वो भी शुरू हो चुका है।
अब जब ये सारी चीज़ें चूँकि सारे अहले नज़र हैं, सारी चीज़ें देख रहे होते हैं, तो इन्हीं दिनों के अंदर हमने देखा कि जो वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर हैं फैसल मुमताज़ राठौर, उन्होंने भी मुलाकात की है चौधरी मोहम्मद रशीद साहब के साथ और उन्होंने उनसे कहा है कि आपके बारे में चूँकि मुख्तलिफ़ तरह की ख़बरें सामने आ रही हैं और चौधरी रशीद साहब ने जो अपने जो उनके दिल में चीज़ें चल रही हैं कि उनका जो टिकट है वो कन्फर्म हो सकता है, नहीं हो सकता, वो चूँकि अच्छा मज़े की बात कई प्रोग्रामों के अंदर हम आपको बता चुके हैं चूँकि माजी के अंदर जो हल्का 4 जहाँ से चौधरी रशीद साहब इलेक्ट होके आए हुए हैं और मौजूदा हल्का 7 जहाँ से दीवान अली खान चुगताई साहब इलेक्ट होकर असम्बली के अंदर पहुंचे हुए हैं। चूँकि माजी के अंदर ये दोनों एक ही हल्के थे, तो अब जो चौधरी रशीद साहब हैं वो हल्का 4 के बजाय हल्का 7 के अंदर जाना चाह रहे हैं और चूँकि अगर पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म से वहाँ जाते हैं तो वहाँ पर दीवान अली खान चुगताई साहब पहुँच चुके हैं और अगर वो पीपल्स पार्टी के अंदर रहते हैं तो फिर जो उन्हें इलेक्शन है वो हल्का 4 से ही लड़ना पड़ेगा। चूँकि दीवान अली खान चुगताई साहब ने आज तक ये क्लेम नहीं किया कि वो हल्का 4 से भी कभी इलेक्शन लड़ सकते हैं, लेकिन जो चौधरी रशीद साहब हैं वो क्लेम भी कर चुके हैं और कई अपनी निजी महफिलों के दौरान कह चुके हैं कि वो हल्का 7 से ही इलेक्शन लड़ेंगे। अब चेमा गोइयां शुरू हैं जी और एक तरफ चौधरी रशीद साहब नून लीग के अंदर जा रहे हैं, दूसरी तरफ जो नून लीग आज़ाद कश्मीर है उन्होंने अपने उम्मीदवारों से दरख्वास्तें तलब कर ली हुई हैं और आज उनका आखिरी दिन है। जो आज तक 200 के करीब जो इर्द गिर्द जो फिगर है जो दरख्वास्तें मुस्लिम लीग नून के सेक्रेटेरिएट में जमा हुई हैं उनमें चौधरी रशीद साहब की जो दरख्वास्त है वो शामिल नहीं है। और जो हल्का 7 जहां से मैं बात कर रहा हूं, जहां से चौधरी रशीद साहब इलेक्शन लड़ने के लिए नून लीग में जा रहे हैं, वहां से जो खबरें आ रही हैं वो साबिक वजीर आजम साबिक उम्मीदवार उस हल्के से राजा मोहम्मद फारूक हैदर खान साहब, उन्होंने भी वहां से जो दरख्वास्त है वो जमा करवा दी है। इसकी मैं तस्दीक नहीं कर सकता क्योंकि जो मुस्लिम लीग नून के बाज़ ज़राए कहते हैं कि उन्होंने दरख्वास्त जमा करवा दी है और बाज़ ज़राए कह रहे हैं ताहाल उन्होंने वहां से कोई दरख्वास्त जमा नहीं करवाई। लेकिन चूंकि राजा मोहम्मद फारूक हैदर खान साहब एक बड़े और ज़ीरक सियासतदान हैं, वो अपनी ज़ात की तरफ तो नहीं देखते, वो अपनी पार्टी की तरफ देख रहे हैं और उन्होंने अपनी कई निजी महफिलों के दौरान भी कहा कि दीवान अली खान चुगताई का रास्ता रोकने के लिए उनके पास एक पत्ता मौजूद है जिसे वो फरवरी के आखिर या मार्च में शो करेंगे और वो पता कौन सा है, वो है चौधरी मोहम्मद रशीद साहब का। और जब उनकी वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर के साथ गुफ्तगू हुई, सियासी आदमी है, रास्ते बंद नहीं करते किसी के लिए, ये नहीं है कि पीपल्स पार्टी के लिए रास्ते बंद या नून लीग के लिए खुले, यहाँ पे उनके दरवाजे हमेशा खुले होते हैं। और मजे की बात यह है कि अभी चंद दिन पहले 3-4 रोज पहले हमने देखा कि फरियाल तालपुर साहिबा जो कि पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर अमूर के इंचार्ज हैं, यहाँ के तमाम फैसले वही करती हैं, उनकी बेटी की शादी हुई और आज़ाद कश्मीर से तकरीबन सारे ही जो काबीना है पीपल्स पार्टी के लोग हैं, उनके जो ओहदेदारान हैं वो सारे वहां शादी में पहुंचे, लेकिन नहीं पहुंचे तो चौधरी मोहम्मद रशीद जो कि पहले बैरून मुल्क थे और बैरून मुल्क से वो इस्लामाबाद के अंदर मौजूद थे और उनके पास कुछ वज़रा भी गए जिनका मैं यहाँ पे अभी नाम लेना नहीं चाहता, लेकिन वो अपना कोई हीला बहाना किया और वो उस शादी में शरीक नहीं हुए। अब वो ऑलमोस्ट चीज़ें उनकी तय हो चुकी हैं और वो फरवरी के मिड से लेकर 15 मार्च तक जो है वो बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान कर सकते हैं मुस्लिम लीग नून में जाने के हवाले से। ये मेरे पास उनके करीबी ज़राए से ये खबरें हैं और वो किसी भी वक्त वहाँ पर जा सकते हैं। और एक और चीज़ जो अहम खबर है कि दीवान अली खान चुगताई साहब ने पाकिस्तान के अंदर मुस्लिम लीग नून के मरकज़ी रहनुमाओं से भी इस हवाले से राब्ता किया है और वो खुद भी इस वक्त तक क्लियर नहीं है कि वो पीपल्स पार्टी के अंदर हैं या नहीं, लेकिन उन्हें पाकिस्तान से कोई मुस्बत जवाब नहीं मिला। अब जो हल्का 7 है वहां से जो रफाकत हुसैन अवान साहब जो हल्का 4 से हैं, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं, वो भी वहां पर कैंपेन कर रहे हैं और उन्होंने भी दोनों हल्कों से हल्का 4 और हल्का 7 से अपने कागजात जो हैं वो जमा करवा दिए हैं। लेकिन अब आने वाला वक्त बताएगा कि मुस्लिम लीग
نون جو ہے وہ حلقہ 7 سے کس کو ٹکٹ دیتی ہے. جو راجہ محمد فاروق حیدر خان صاحب ہے وہ خود وہاں پہ الیکشن لڑتے ہیں یا نہیں, لیکن جو میں سمجھتا ہوں کہ حلقہ 7 کے حوالے سے فاروق حیدر خان صاحب میں نے بہت ساری لچک دیکھی ہے, اور وہ کوئی بہتر جو آدمی سامنے آنے کی صورت میں اپنے فیصلے کو بدل بھی سکتے ہیں. اور اگر وہاں اس حلقے سے رفاقت حسین عوان یا جو چودھری محمد رشید ہیں وہ چلے جاتے ہیں تو پھر وہاں پہ جو دیوان علی خان چغتائی صاحب ہیں ان کے لیے بہت سارے مسائل سامنے آئیں گے. اس وقت میں ان کے قریب چلنے والے جو لوگ ہیں وہ پس پردہ کسی اور کے ساتھ ڈیل کر چکے ہیں, اور میں یہ مستند یہ بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ دیوان علی خان چغتائی صاحب کے آستینوں میں سانپ موجود ہیں جو اس وقت ان کے ساتھ ہیں, جو اچھا زندہ آباد مرد آباد کے نعرے لگا رہے ہیں. وہ وقت بتائے گا جب ان سے جو جھنڈی ہے وہ ختم ہو جائے گی اور انتخابات کا اعلان ہو جائے گا, تو وہ سارے لوگ یکدم بہت سارے لوگ جو ہیں وہ منہ موڑ جائیں گے جو اس وقت بھی ان کے ارد گرد منڈلا رہے ہیں. بات لمبی ہو گئی ہے جی. اور دوسرا ہمارا موضوع ایران کے حوالے سے 28 دسمبر 2025 کو ایران کے اندر ایک احتجاجی سلسلہ شروع ہوتا ہے. چونکہ ایران کے اندر جو غربت کی شرح ہے وہ دن بدن بڑھ رہی ہے, مہنگائی بڑھ رہی ہے, اور جو ڈالر کا ریٹ ہے وہ آسمانوں کی بلندیوں کو چھو رہا ہے, تو لوگ سڑکوں پر آئے اور احتجاج شروع کر دیا. اور دیکھتے ہی دیکھتے ہم نے دیکھا کہ جو احتجاج کا دائرہ کار ہے وہ پورے ملک میں پھیل گیا, اور 100 سے زائد جو شہر ہیں وہاں پر احتجاج ہونا شروع ہو گیا. اور پرامن احتجاج آہستہ آہستہ ہم نے دیکھا کہ اس کے اندر شدت آنا شروع ہو گئی اور پھر فتنہ فساد دکھائی دیا. اور اس کے بعد مغربی ممالک جو ہیں وہ ایکٹیو ہو گئے, امریکہ ایکٹیو ہو گیا, اور انہوں نے احتجاجوں کی آڑ میں ایران کو دھمکیاں دینا شروع کر دیں اور ایران پر حملوں کی ترتیبیں بنانے لگے. اب جب ہم دیکھتے ہیں کہ جو ایران کی قیادت ہے, جن لوگوں نے احتجاج شروع کیا, تو انہوں نے کہا کہ بالکل جو ان کا احتجاج ہے وہ جائز ہے, مہنگائی بڑھ رہی ہے, چیزیں بڑھ رہی ہیں, چونکہ ایران کے اوپر امریکہ کی پابندیاں ہیں, یورپ کی پابندیاں ہیں, بہت سارے ممالک کی پابندیاں ہیں, جس کی وجہ سے وہاں کی جو مہنگائی میں اضافہ ہو رہا ہے, ڈالر کے ریٹ میں اضافہ ہو رہا ہے. لیکن احتجاج کریں, احتجاج کا ایک طریقہ کار ہے, یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ احتجاج کی آڑ میں یہاں پہ فسادات کریں, لوگوں کو آپ سڑکوں پر گولیاں ماریں, ان کو چھلنی کریں, ان کے گلے کاٹیں, اس کی اجازت نہیں دی جائے گی. لیکن پھر ہم نے دیکھا کہ ایران کے اندر گولیاں بھی چلیں, لوگوں کے گلے بھی کاٹے گئے, لوگوں کو وہاں پہ مارا بھی گیا. اور وہ کون لوگ تھے؟ آہستہ آہستہ جب ایران نے ان پر پکڑ اپنی بنانی شروع کی تو معلوم ہوا کہ بہت سارے لوگوں کا تعلق ایران سے ہی نہیں ہے, بلکہ وہ باہر سے یہاں پہ آئے ہیں, لوگوں کو یہاں پہ اکساتے ہیں. بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو کئی سالوں سے فنڈنگ کی جا رہی ہے, پیسے دیے جا رہے ہیں. اور سب سے بڑھ کے ایک اور چیز کہ وہاں پہ اس بار پھر جس طرح ہم نے دیکھا تھا کہ حالیہ عرصے کے دوران جو ایران اور اسرائیل کی جنگ ہوئی تھی, تو اس میں کچھ غیر ملکی سفارتکار یا سفارتی چوغے میں جو لوگ ملبوس تھے, جو تجارت کے چوغے میں ملبوس تھے, وہ لوگ اسرائیل کے ایجنٹی کے طور پہ سامنے آئے تھے. اس بار بھی ایسا ہی دیکھنے کو ملا. انڈیا کے لگ بھگ 280 سے زائد لوگوں کو اس بار پھر گرفتار کیا گیا ہے, اور وہ امریکہ اور اسرائیل کے لیے وہاں سے مخبری کرتے تھے, اور جو ایران کے اندر مختلف اہداف ہیں ان کو نشانہ بنانے کے لیے جو نقشے ہیں یا جو باقی معلومات ہیں وہ باہر فراہم کر رہے تھے. جو یہاں پہ جو باغی تھے, جنہوں نے پورے ملک کے اندر آگ لگا دی تھی, اور ان کے پشتیبان بھی وہی لوگ تھے, اور ان میں سے 300 سے زائد افراد کا تعلق افغانستان سے بھی ہے. وہ لوگ جو کہ مہاجر بن کر ایران کے اندر گئے ہوئے ہیں, وہ بھی اس کبھی فعل کے اندر ملوث ہیں. اب بات یہ ہے کہ ایک طرف جو مغرب ہے وہ یہاں پر احتجاجوں کی اجازت دیتا ہے, اور احتجاجوں کی آڑ میں ایران کو ڈی سٹیبلائز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, ایران پر حملے کی بات کی جا رہی ہے. تو پھر ایک سوال تو یہ بھی بنتا ہے, یہ تو ایران کا اندرونی معاملہ ہے. جب جنگ عظیم اول ہوئی یا جنگ عظیم دوم ہوئی, تو اس کے بعد دنیا کے کوئی قواعد و ضوابط مرتب کیے گئے کہ کسی بھی ملک کے اندرونی معاملات میں کوئی انٹرفیئر نہیں کرے گا, کسی بھی
मुल्क की जो सरहद है उसके साथ छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। तो फिर अमेरिका ने जब उन तमाम चीज़ों को, उन तमाम उसूलों को अपने जूते की नोक पे रखा और उनको लताड़ कर निकल गया, तो उसकी तरफ किसी ने क्यों नहीं देखा। वेनेजुएला की मिसाल हमारे पास मौजूद है। वेनेजुएला के सदर मादुरो को एक आज़ाद खुद मुख्तार मुल्क के सदर को वहां से उठाकर ले जाना और अपने मुल्क की अदालतों में पेश करना, यह भी अजीबो गरीब किस्म की मंतक है। दुनिया न जाने किस समत बढ़ रही है और यही सूरत हाल है। आप अपने मुल्कों के अंदर, आप यूरोपियन ममालिक के अंदर फ़लस्तीन के हक में नारेबाजी नहीं होने देते, एहतजाज नहीं होने देते। ना तो उन एहतजाजों का मकसद उन ममालिक पर कब्जा होता है, ना वहाँ पे कोई तशद्दुद होता है, ना कोई कत्लेआम होता है, उसके बावजूद इजाज़त नहीं है। लेकिन एक मुल्क के अंदर आग लगाई जा रही है, उसके लोगों को खड़ा किया जा रहा है और अपनी तकरीर के दौरान, जो आपकी ऑफिशियल्स जो तकरीर हैं उसके दौरान आप उनसे कहते हैं कि आप जो एहतजाज का सिलसिला जारी रखें, जल्द हमारी मदद वहाँ पे पहुँचेगी और हम आपके मुल्क पर हमला करेंगे और वहाँ का जो तख्ता है वो पलट कर देंगे। और जो रज़ा पहलवी हैं, जो कि पहले मोहम्मद रज़ा पहलवी के जो बेटे हैं, जो अपने आप को इस वक्त ईरान का ऑफिशियल बादशाह समझते हैं, वो भी ईरान के अंदर आने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। एक ट्वीट इस वक्त सामने आती है लीबिया के साबक जो सरबराह हैं मुअम्मर कज़ाफ़ी की बेटी आयशा, और उन्होंने ईरानियों से कहा है कि ए ईरानियों संभल जाओ और मगरबी ममालिक पर कभी एतमाद मत करना। अगर आप उन पर एतमाद करेंगे तो फिर आपका हाल भी लीबिया की तरह हो जाएगा। जिस तरह लीबिया के अंदर इनकलाब के नाम पर एक तहरीक बर्पा की गई, तो अब तक जो लीबिया है, जो अफ्रीका के अंदर तेज़ी के साथ तरक्की कर रहा था, जहाँ पे तामीर और तरक्की हो रही थी, तालीम मुफ्ती, सेहत मुफ्ती, वहाँ पे जो फ्यूल था वो लोगों को अर्ज़ां कीमतों पर दस्तयाब होता था, तो आज वहाँ की सूरत हाल क्या है। तो यही सूरत हाल आपकी भी हो जाएगी। और आखिरी एक मिसाल मेरे जहन में आती है कि जो अमेरिका और उसके हवारी मगरबी ममालिक हैं, जो इसराइल है, वो बिल्कुल इसी तरह एक्ट कर रहे हैं जैसे हम एक कहानी पढ़ा करते थे कि एक जो बकरियों का बाड़ा है, उसके अंदर बकरियां हैं और रोज़ शेर आता है कि इन बकरियों को कैसे मैंने खाना है, क्योंकि उसके मालिक ने उनको एक बाड़े के अंदर बंद किया होता है। कोई उसके अंदर, कोई कुत्ता नहीं घुस सकता, कोई जानवर नहीं घुस सकता, कोई शेर चीड़ फाड़ करने वाला खूनख्वार जो है वो नहीं घुस सकता। लेकिन फिर वो एक तरतीब ज़हन में लाता है और उन जानवरों से कहता है कि आप ये करें कि आप एहतजाज करें, आपको भी जिंदा रहने का हक है, आप भी आज़ाद रहें। ये क्या आपको रोज़ बाड़े के अंदर बंद कर दिया जाता है। वो एहतजाज करती हैं, बिल आखिर जो मालिक है वो बाड़े को खोल देता है। तो फिर शेर क्या करता है, वो एक एक को रोज़ाना अपनी ज़रूरत के मुताबिक जो है उसकी चीड़ फाड़ करता है और अपनी खुराक बनाता है। यही सूरत हाल इस वक्त जो मगरबी ममालिक और अमेरिका की है। ईरान के शहरियों से तो कहा जा रहा है हम आपको आज़ाद करवाना चाहते हैं, लेकिन जो माजी है वो हमें यही बताता है कि अमेरिका ने कभी किसी की मदद नहीं की, बल्कि जो अमेरिका अपने मफादात के लिए ही लोगों को इस्तेमाल करता है और जब उनको इस्तेमाल कर लेता है तो फिर उनका भी दुश्मन बन जाता है। आज़ाद कश्मीर के अंदर जी एडहाक और आर्जी मुलाजमीन के हवाले से एक कमेटी बना दी गई है जो इन मुलाजमीन की सर्विस को बाकायदा बनाने के हवाले से मशावरत करेगी, तजावीज़ देगी और फिर उनकी रोशनी में उन लोगों को मुस्तकिल किया जा सकता है। अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है, अच्छी बात है, बहुत सारे लोगों ने 20 साल 22 साल 25 साल 30 साल अदारों को दिए हुए होते हैं और वो उम्र के लिहाज से सरकारी नौकरी के लिए एक्सपायर हो चुके होते हैं, आप कोई काम करने के अहल नहीं होते, तो फिर उन्हें मुस्तकिल कर देना चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि एक रियासत के अंदर दो तरह के जो निज़ाम हैं वो कैसे चल सकते हैं। एक तरफ हैं वो पढ़े लिखे नौजवान जो कि स्ट्रगल करते हैं, वो अपने घर वालों का सारा सरमाया लगाते हैं, तालीम पे मुकाबले के इम्तिहानात में जाते हैं, वहाँ पे कामयाब होते हैं और उसके बावजूद उन्हें जो सरकारी नौकरियाँ हैं वो नहीं मिलती। फिर उनके मुकाबले में वो लोग हैं जो शायद मुकाबले के इम्तिहानात में शामिल नहीं होते, अगर होते भी हैं तो यकीनन नाकाम होते हैं, इसीलिए वो मुस्तकिल नहीं होते और चूंकि वो सिफारिश पे आए हुए होते हैं, वो किसी की चापलूसी करके उन्होंने ये सीटें हासिल की हुई होती हैं, तो फिर आप उन्हें यकदम मुस्तकिल कर देते हैं और जो अहल लोग होते हैं उनको बाहर कर देते हैं। तो रियासत के अंदर इस तरह का निज़ाम नहीं चल सकता, चूंकि एक निज़ाम बनाना चाहिए ताकि उस निज़ाम के तहत लोगों
لوگوں کو یہاں پہ سروسز میں انڈکٹ کیا جائے اور اب وہ ایک پروسیس کو فالو کرتے ہوئے آگے آئیں۔ یہ کیا ہوا کہ آپ ہر کچھ عرصہ کے بعد لوگوں کو ایڈھاک بھرتی کرتے ہیں اور ایڈھاک بھرتی کرنے کے بعد پھر جب الیکشنز قریب آتے ہیں اپنا ووٹ بینک بڑھانے کے لیے پھر آپ جو ہے ان کو مستقل کر دیتے ہیں۔ اس طرح سے ریاست پہ بھی بوجھ بنتا ہے اور پھر جو اہل لوگ ہیں وہ بھی ان کا جو اعتماد ہے اس نظام پر وہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ حکومت کو ان تمام چیزوں کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ ایڈھاکزم اور عارضی ملازمین کا جو راستہ ہے اسے مستقل طور پہ بند کیا جانا چاہیے، اور جن اداروں کے اندر ملازمین کی ضرورت ہے، جن اداروں کے اندر کسی خاص ٹیکنیکل بندے کی ضرورت ہے تاکہ اس کا ایک پورا پروسیس ہو، ایک امتحانی نظم ہونا چاہیے یا ایک جانچنے کا ایک طریقہ کار ہونا چاہیے جس سے انڈکٹ ہونے کے بعد انہیں مستقل طور پر جو سرکاری نوکری دی جا سکے۔ اگر اس طرح نہیں ہوگا تو پھر جو عوام ہیں، غریب عوام ہیں، نوجوان ہیں، ان کا جو اعتماد ہے وہ ریاست سے اٹھ جائے گا۔ تو اس کے لیے حکومت کو اور یہ جو کمیٹی ہے انہیں سوچنا چاہیے اور کچھ ایسی تجاویز مرتب کرنی چاہیے تاکہ جو ایڈھاک ملازمین ہیں اس کا ہمیشہ کے لیے راستہ بند ہو جائے، اور یہ جن لوگوں کی جو سروسز بہت زیادہ ہو چکی ہیں تاکہ ان کو بھی نقصان نہ ہو۔ ایک ایسا نظام بنانا چاہیے تاکہ لوگوں کو اس پر اعتماد بھی ہو اور پھر اسی جو نظام ہے اس کو فالو کرتے ہوئے لوگوں کو سرکاری نوکریاں مل سکیں۔ آج کے پروگرام کے حوالے سے اگر آپ کی کوئی رائے ہو تو یقیناً اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے۔ ہمارا کمنٹ سیکشن حاضر ہے۔ اپنے سے جڑے لوگوں کا، عزیز و اقارب کا ڈھیر سارا رکھیے گا خیال۔ اللہ نے کے بعد